हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1 और इसमें हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं फर्स्ट पेपर। और आज फोर्थ यूनिट का फोर्थ वीडियो करेंगे, जो कि है चैनल के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण, यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यह इसका बी पार्ट है। हमने ए पार्ट किया था संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप ए पार्ट को देखें, क्योंकि उसी में हमने शुरू किया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैनल के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। चैनल के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण क्या है कि चैनल दो भागों में किया गया है। एक है हमारा शाब्दिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा है मौखिक संप्रेषण यानी ऑरल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण का मतलब होता है कि शब्दों का प्रयोग करना, और शाब्दिक संप्रेषण को आगे दो भागों में बांटा गया है, जिसे पहले कहते हैं हम इसे मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण मौखिक संप्रेषण क्या है कि यह है ऑरल कम्युनिकेशन। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने रहते हैं। मौखिक संप्रेषण में प्रत्यक्ष बातचीत, टेलीफोन के माध्यम से बातचीत, भाषण, सामूहिक चर्चा, रेडियो को सम्मिलित किया जाता है ऑरल कम्युनिकेशन में। ऑरल कम्युनिकेशन है जो मौखिक संप्रेषण, उसको प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। पहला है वॉल्यूम एंड पिच, ध्वनि पिच और ध्वनि मात्रा। शिक्षण और लर्निंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक की आवाज और सही भाषा भाषण के मुख्य कारक होते हैं। ध्वनि मात्रा लोगों की संख्या और नजदीकी पर डिपेंड करता है। इसे डेसिबल से मापते हैं, तो यह भी क्या है, इफेक्ट करता है। सेकंड है गति, रेट। जब संदेश वाहक बोल रहा होता है तो उसे नियमितता बनाए रखनी चाहिए। नियमितता से आत्मविश्वास बढ़ता है और अनियमितता से अनिश्चितता बढ़ती है। जैसे यदि शिक्षक धीमी गति से बात कर रहा है तो छात्र हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी ठीक से प्राप्त नहीं हो रही होती है। इसलिए जो गति है वह ठीक ठाक होनी चाहिए। नेक्स्ट है उच्चारण में स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी शब्दों में उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, और स्पष्ट उच्चारण के लिए संदेश वाहक के विचारों की स्पष्टता भी जरूरी है। मौखिक संप्रेषण के मुख्य लाभ हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं? यह सहज और स्वाभाविक होता है। दूसरों को समझने के लिए सरल होता है। शब्दों का चयन श्रोताओं के अनुकूल होता है। आमने सामने की बातचीत से कम त्रुटियां होती हैं। यह कम खर्चीला होता है। गोपनीयता बनी रहती है। प्रभावपूर्ण संप्रेषण होता है। इसमें भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कंप्यूटर, कागज। आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी होता है। एक साथ कई लोगों से बातचीत कर सकते हैं और तुरंत फीडबैक मिल जाता है। तो ये सभी क्या हैं? ये ऑरल कम्युनिकेशन के लाभ हैं। और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? लिमिटेशंस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, यह स्थायी नहीं होता, जिसके कारण कई शब्द बीच में ही गायब हो जाते हैं। सुने हुए शब्दों को रख पाना कठिन काम है। मौखिक संप्रेषण को दूसरी संस्कृतियों के लोगों द्वारा नहीं समझा जा सकता, और मौखिक संप्रेषण की मान्यता कम होती है, और मौखिक संप्रेषण का क्षेत्र सीमित होता है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण का मतलब ऐसी सूचनाओं से होता है जो शब्दों में तो होती है, लेकिन वह मौखिक ना होकर लिखित होती है।
और लिखित संप्रेषण में ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, ज्ञापन इनको शामिल किया जाता है। लिखित संप्रेषण का उपयोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। लिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, संदेश भेजने से पहले कई बार संशोधित किया जा सकता है और गलती होने की संभावना कम होती है। लिखित संप्रेषण को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि भविष्य में जरूरत पड़ती है। लिखित संप्रेषक में प्रेषक और प्राप्तकर्ता की उपस्थिति जरूरी नहीं होती, लेकिन संप्रेषण में प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छी तरह समझ लेता है और फीडबैक देने के लिए अधिक सक्षम होता है। इसकी लागत भी कम होती है और जानकारी अधिक होती है। तो ये सभी क्या है? एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। फिर लिखित संप्रेषण की भी कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं इसकी। जैसे अगर संदेश अनौपचारिक है तो काफी समय लगता है। इसमें सहायक सामग्री ज्यादा लगती है, जैसे मोबाइल, टाइपराइटर, कंप्यूटर मौखिक संप्रेषण की तुलना में अधिक मुश्किल है। अलग अलग प्राप्तकर्ता द्वारा अलग अलग व्याख्या दी जा सकती है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण। जब विचारों और भावनाओं को शब्दों में संभव नहीं होता तब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे प्रभावी माध्यम है। जैसे आवाज का उतार चढ़ाव, शरीर की मुद्राएं, स्पर्श, वाणी, संकेत, मुख मुद्राएं, इसे शाब्दिक संप्रेषण का पूरक माना जाता है। ये क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे शारीरिक मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज, उदाहरण के लिए हाथों से संकेत करना, इधर उधर चलना, हाथ हिलाना या हाथ मिलाना। वेशभूषा। वेशभूषा से सामने वाले की मन स्थिति का पता चलता है। इसका संदेश व्यक्ति के व्यवहार, विचार, पृष्ठभूमि पर निर्भर करते हैं। थर्ड है स्पर्श यानी टच। जैसे किसी के गाल को थपथपाना, दोस्तों से हाथ मिलाना, किसी की दुख की घड़ी में किसी के सिर पर या कंधे पर हाथ रखना इत्यादि। तो यह अशाब्दिक संप्रेषण स्पर्श को भी दर्शाता है। फिर है निकटता, प्रॉक्सिमिटी। इसमें क्या है? इसमें सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध प्रकट होता है। संप्रेषण का वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। तो फ्रेंड्स, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। हम 4th यूनिट कर रहे हैं संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की।